डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुर्तगालियों का भारत में आगमन। दरअसल ये जो टॉपिक है बेसिकली उस बड़े टॉपिक का हिस्सा है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में जो आगमन है वो किस तरह से हुआ। तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय लोग थे। तो इस हिसाब से हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि पुर्तगालियों का एक क्वेश्चन बनता है। पुर्तगालियों का जो एक पुर्तगालियों का जो आना है उस पर एक क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्योंकि ये अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुर्तगालियों का राज्य किस तरह से स्थापित हुआ, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से एक बड़ी लड़ाई में नहीं उलझे थे। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथ एक मित्रतापूर्ण तरीके से ही चल रहे थे। अतः इनके जो व्यापारिक केंद्र हैं उनके स्थापना के बारे में ही पूछा जाता है। पुर्तगाली एक ऐसी शक्ति थे जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर में गए। तो हम ये टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जो डेली अनाउंसमेंट करते हैं आज भी कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की जो महामारी है वो एक विशाल रूप धारण कर रही है। तो इस कारण आपको सलाह दी जाती है कि आप बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें, घर पर ही रहें और घर पर रहकर स्टडी करें। इसके बाद अगर कहीं जाना ज़रूरी हो तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, समय समय पर हाथ धोते रहें और कहीं बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अलावा मास्क लगाएं और ये जो केंद्र और राज्य की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है आपको। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अब पुर्तगालियों का जो क्वेश्चन है उसके 4 मेन पॉइंट्स बनते हैं। एक तो वास्को डी गामा का आगमन तथा उसके द्वारा व्यापार करना, दूसरा अल्मीडा का आगमन तथा ब्लू वाटर पॉलिसी, तीसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्य और पुर्तगालियों के उद्देश्य व प्रमुख कार्य। अब हम वास्को डी गामा के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा का आगमन तथा उसके द्वारा किया गया व्यापार। 1498 में वास्को डी गामा नाम का जो पुर्तगाली यात्री था वो समुद्री रास्ते से भारत आया। एक गुजराती नाविक ने उसका पथ प्रदर्शन किया था। वो कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा, जहाँ पर वहाँ के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जमोरिन जो था वो कालीकट के शासकों की उपाधि हुआ करती थी। फिर उसने यहाँ पर व्यापार किया और उसने काफ़ी पैसा कमाया। इसके बाद वो भारत से वापस पुर्तगाल चला गया और जाते समय वो जहाज़ में काफ़ी काली मिर्च भरकर ले गया, जिसने उसे अपने यहाँ 60 गुना अधिक दाम में बेचा। यानी भारत के जो गरम मसाले थे वो काफ़ी फेमस थे, तो काली मिर्च ले गया था तो उसको 60 गुना अधिक फ़ायदा हुआ। अब चूँकि उसके अनेक साथियों ने देखा कि भारत में पैसा कमाने का ये तो अच्छा अवसर है, तो अब दूसरे जो व्यापारी थे वो भी यहाँ पर आकर पैसा कमाना चाहते थे। अब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया
और यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम था एस्ता दे इंडिया, उसका उस कंपनी का नाम था। जैसे अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उस तरह से वास्को डी ये जो पुर्तगाली थे उनकी कंपनी का नाम एस्ता दे इंडिया था। इसके बाद अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। उसने एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा नीले पानी की नीति। इसके अनुसार उसने क्या किया कि तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा, यानी तटीय क्षेत्रों पर उसने नियंत्रण रखने का प्रयास किया। जैसे उसने ये देखा कि आंतरिक क्षेत्रों में नियंत्रण रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों पर अधिक व्यापार होता था, तो उसने वहाँ पर नियंत्रण रखा। अब उसने नियंत्रण किस तरह से रखा? उसने ये किया कि अपनी बस्तियाँ जो थी, पुर्तगाली बस्तियाँ, वो केवल तटीय क्षेत्रों में बसाई, आंतरिक क्षेत्रों में नहीं बसाई। दूसरा, उसने वहाँ पर उसके पास से जो जहाज गुजरते थे उनसे या तो वो टैक्स वसूलते थे या तो फिर उन पर आक्रमण कर देते थे। इसके भी कई उदाहरण मिलते हैं। तो किसी भी तरह से उन्होंने तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, और इस नियंत्रण के दावे को कई बड़े बड़े शक्तिशाली शासक भी इसको मानते थे। इसको यहाँ तक कि अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने भी अनुमति लेकर ही, जबकि अकबर कितना शक्तिशाली शासक हुआ करता था, इसने द्वीप पर अधिकार भी कर लिया था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो पुर्तगाली साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक और एक केवल संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक वो होता है जो उसकी वहाँ पर शुरुआत करे, वेदर इट इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग, ये चाहे कमज़ोर हो चाहे मजबूत हो, लेकिन वो संस्थापक होता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जो वहाँ पर साम्राज्य को आंतरिक रूप से सुदृढ़ करे, तो उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करना था। इसका ये उद्देश्य था कि जो पुर्तगाली हैं इनका व्यापारिक एकाधिकार तटीय क्षेत्रों में बना रहे, यानी उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे अरब और दूसरे जो भारतीय व्यापारी थे उनका व्यापार कम पड़ जाए और पुर्तगालियों का बढ़ जाए, ये उसका उद्देश्य था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। आगे चलकर गोवा पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बना। इसने अनेक सुधार किए, सामाजिक सुधार भी किए। इसने कई लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो, और इसने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 1515 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो वायसराय बनता है नीनू डी कुन्हा। इसने 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया, क्योंकि गोवा एक इम्पोर्टेंट माना गया था व्यापारिक केंद्रों में, तो इसलिए इसको राजधानी बना दिया गया। फिर आगे चलकर धीरे धीरे पुर्तगालियों ने चाहुल, सालसेट, बम्बई और बसीन, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं ये क्षेत्र, इन पर अधिकार कर लिया। अकबर जो कि मुग़ल बादशाह था, इसने इनको हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसके बाद पुर्तगालियों के क्या क्या उद्देश्य थे?
पुर्तगालियों के जो उद्देश्य थे उनके प्रमुख कार्य क्या क्या थे। तो भारत में पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। अरबों व वेनिस के व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना। इनका जो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पुर्तगालियों की जो आरंभिक नीति थी वो तटीय क्षेत्रों के व्यापार पर एकाधिकार की थी। तो इन्होंने इसी नीति को फॉलो करते हुए वहाँ पर जो अरब व्यापारी थे और वेनिस के कुछ व्यापारी आए थे उनको हिंद महासागर क्षेत्र से हटाना इनका उद्देश्य था। इसके लिए युद्ध भी करते थे और कुछ भी मतलब ये व्यापारिक नीति भी अपनाते थे, युद्ध भी करते थे इनका उद्देश्य पूरा करने के लिए। दूसरा था इनका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। जो दूसरा उद्देश्य है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, इसके लिए उन्होंने भारतीय स्त्रियों से शादियाँ भी की और घर भी बसाए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने ये कार्य किए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब वहाँ पर आप देखिए कि हिंद महासागर से बहुत अधिक व्यापार होता था। वहाँ पर गरम मसालों और कपड़ों का व्यापार होता था, वस्त्रों का। तो उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। ये जो व्यापार तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने कार्ड्स पद्धति द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरबी जहाज़ों का अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। इन्होंने क्या किया कि एक कार्ड्स नामक परमिट की व्यवस्था की। अगर किसी जहाज़ के पास अगर वो परमिट होता तो ही वो हिंद महासागर में अरब सागर में वहाँ पर प्रवेश कर सकता था, अदरवाइज वो प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर वो बिना इसके प्रवेश करता तो उसको पुर्तगालियों का विरोध झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि उस समय का जो शक्तिशाली शासक था अकबर बहुत ही शक्तिशाली शासकों में माना जाता है। उसने भी कार्ड्स लेकर अरब सागर में प्रवेश लिया था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी जो शक्ति थी वो किस तरह से बढ़ा ली थी। इन्होंने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की शुरुआत की। इन्होंने भारत में तंबाकू की खेती का चलन किया तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की। इसके बाद इन्होंने भारत में जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया तो पुर्तगाल ने 1661 में मुंबई, जो कि उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। अब इन्होंने ये किया कि चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रगेंजा कैथरीन से विवाह किया। तो दहेज के रूप में इन्होंने मुंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। तो अब क्या हो गया कि इससे बम्बई पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ये जो चार्ल्स द्वितीय था उसने फिर आगे चलकर इस द्वीप को, इस बम्बई को ये जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लीज पर दे दिया। तो इस तरह से बम्बई पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो क्योंकि पुर्तगालियों और ये अंग्रेज़ों के मित्रवत संबंध थे, इसलिए ये अधिकतर समय तक बने रहे इस क्षेत्र में। तो इस तरह से ये हमारा जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसका जो पहला पार्ट है, जो पहला है पुर्तगाली, उनको ये जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हमें केवल ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन करते समय हमको ये जो कीवर्ड्स हैं ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि वास्को डी गामा का आगमन, उसके की पॉइंट्स हैं ये, उसके द्वारा व्यापार करना, अल्मीडा का आगमन तथा ब्लू वाटर पॉलिसी आपको पता ही है कि तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य को किस तरह से मजबूत किया और पुर्तगालियों के यहाँ पर भारत में क्या क्या उद्देश्य थे
और क्या क्या उन्होंने कार्य किए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगले टॉपिक में हम इससे नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।